नमस्कार दोस्तों, द स्टडी पीसीएस एकेडमी के तरफ से 70वीं बीपीएससी दरोगा तथा टीचर को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी नोट श्रृंखला जारी रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ कि कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई। हाँ, अगर पहली बार आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ के प्रभाव में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अस्थाई बंदोबस्त, इसी को बोलते हैं इस्तिमरारी बंदोबस्त और इसी को बोलते हैं सूर्यास्त कानून। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नीलामी की व्यवस्था से कंपनी की आय में सुस्थिरता नहीं आई, अतः अब अस्थायी रूप से एक निश्चित रकम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस नेक्स्ट कर रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में, डेट इम्पोर्टेंट है, बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया। उड़ीसा में इसी को हम लोग इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इसी को हम लोग जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या क्या है जो हम लोग देखेंगे। तो यह पहली यह कि जमींदारों और माल गुजारों को भूस्वामी बना दिया। भूस्वामी किसको बनाए? भूमि का मालिक। इसमें जमींदार को बना दिया गया, माल गुजारों को बना दिया गया। उन्हें अब रैयतों से माल गुजारी की वसूली के लिए केवल सरकार के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा। ये जो है सरकार के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा, बल्कि वे अपने जमींदारी क्षेत्रों की सारी ज़मीन के मालिक बन जाएंगे। क्या करेंगे कि जो ज़मींदार है, माल गुजारी है, वो खुद ही मालिक हो जाएंगे। उनके स्वामित्व के अधिकार को वंशगत और अहस्तांतरणीय बना दिया गया। दूसरा विशेषता है कि दूसरी ओर काश्तकारों की स्थिति में गिरावट आई। जो खेती वेती करने वाले थे किसान, अब वे बटाईदार होकर रह गए, उन्हें बटैया खेती करने लगे तथा वे जमीन पर लंबे समय से चले आ रहे अधिकारों तथा पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर देंगे। ये ज़मीन जो था काश्तकारों का अपना ज़मीन होता था, इनका खेती इस पर किया जाता था, वो ज़मीन अब किसका हो गया? ज़मींदारों का हो गया। यानी इसका जो पारंपरिक अधिकार था वो क्या हो गया? इनका समाप्त हो गया। इसमें याद क्या करना है कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इससे पहले जॉन शोर ने भी इसका पुष्टि किया था। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पूछता है कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। शक्तिकरण का पृथक्करण का सिद्धांत तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देखिए 1794 ईस्वी में सूर्यास्त नियम लाया गया। अब समझिए सूर्यास्त नियम है क्या कि एक निश्चित तिथि दिया जाता था, अगर इस दिन जमींदार अपनी लगान नहीं देता था सरकार को तो इनकी जमींदारी क्या होता था? समाप्त कर दिया जाता था। यही होता था सूर्यास्त नियम। एक निश्चित तिथि लागू किया जाता था कि सूर्य अस्त होने से पहले तक जो भी लगान है एक नियत तिथि दिया जाता था, उस समय जमा करना पड़ता था। आरंभ में माल गुजारी की रकमों का निर्धारण मनमाने तरीका से होता था और जमींदारों से परामर्श किए बिना किया जाता था। इसके पीछे अधिकारियों का उद्देश्य था कि अधिकतम धन जमा करना। जो सबसे पहले जो होता था माल गुजारी रकमों का निर्धारण मनमानी तरीके से होता था, जमींदारी से कोई परामर्श नहीं लिया जाता था और इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता था कि अधिकतम धन को प्राप्त करना यानी जमा करना। तो माल गुजारी की इस अत्यधिक तथा असंभव मांग के एक परिणाम यह सिद्ध हुआ कि 1794 और 1807 ईस्वी के बीच जमींदारों की लगभग आधी ज़मीनें बेच दी गई।
देखिए अस्थाई बंदोबस्त में जो भूमि का मालिक होता था वो जमींदार होता था। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यह बंगाल में लागू किया गया, बिहार में लागू किया गया, उड़ीसा में लागू किया गया। बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कितना % क्षेत्र पर जो 10/11 भाग ये सरकार को दिया करता था और 1/11 भाग खुद रखते थे। ठीक है, जमींदार जमीन का मालिक होता था। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने का क्या क्या कारण हुआ। तो अस्थाई जो बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था कि जमींदारों को जमीन का भूस्वामी मानने का निर्णय मूलतः एक राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, प्रशासकीय कारणों से प्रेरित था, जिसके 3 मार्गदर्शक कारण थे जो इस प्रकार है। पहला क्या है कि इनमें से प्रथम कारण चतुराई भरी राजविद्या का परिणाम था, अर्थात इसके पीछे राजनीतिक सहयोगी बनाने की आवश्यकता कार्य कर रही थी। क्या था? तो राजनीतिक सहयोगी बनाने की आवश्यकता कार्य कर रही थी। उन्हें भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक मजबूत माध्यम की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति कौन कर सकता था? तो जमींदार कर सकता था। राजनीतिक सहयोगी बनाने के लिए, मजबूती बनाने के लिए। दूसरा कारण क्या था कि वित्तीय सुरक्षा था। इस्तेमारी बंदोबस्त के द्वारा कंपनी के आय को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो अस्थाई बंदोबस्त था इसके द्वारा कंपनी की आय बहुत अधिक बढ़ गया, क्योंकि अब माल गुजारी की ऐसे दरें निर्धारित की गई। तीसरा कारण क्या था कि इससे खेतिहर उत्पादन बढ़ सकेगा। इस्तेमारी बंदोबस्त से क्या हो गया कि खेतिहर का उत्पादन, निकास्तकारी उत्पादन बढ़ जाएगा, चूँकि यह निर्धारित था कि जमींदार की आय बढ़ने पर भी भविष्य की माल गुजारी में वृद्धि नहीं किया जाएगा। इसीलिए जमींदारों को कृषि उत्पादकता बढ़ाए जाने की रुचि उत्पन्न होगी। इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद उड़ीसा, मद्रास को उत्तरी जिला बनारस में भी लागू किया गया। उड़ीसा में भी लागू किया गया, बनारस में भी लागू किया गया, अवध में भी लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। यह बंदोबस्त लगभग 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। इंपोर्टेंट कीजिएगा, 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। और इस बंदोबस्त का योजना लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर के द्वारा तैयार किया गया था। जॉन शोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा तैयार किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे रैयतवारी बंदोबस्त। तो यह दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिम भारत में इसकी स्थापना किया गया था। ये नई समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी जागीर वाले ऐसे जमींदार नहीं थे जिनके साथ माल गुजारी बंदोबस्त किया जा सके, यानी छोटे छोटे जमींदार थे इस समय। अब समझिए, देखिए रैयतवारी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय तो दिया जाता है टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड को दिया जाता है। 2 व्यक्ति था जिन्होंने रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु में उस समय बारामूला जिला था। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक नई व्यवस्था लागू की गई जिसे रैयतवारी व्यवस्था कहा जाता है। तो रैयतवारी व्यवस्था कब लागू किया गया? 1792 में। इसमें किसान मालिक होता था। कौन मालिक होता था? तो किसान मालिक होता था रैयतवारी में, ना कि जमींदार होता था। 1820 ईस्वी में कर्नाटक दक्षिण भारत में फैल गया और 33% भूमि पर लगान वसूल करने लगा था। 33% भूमि पर, कहाँ पे? तो कर्नाटक और दक्षिणी भारत में नहीं, टोटल जो कहने का मतलब है 51% भाग पर लगान वसूल किया जाता था। 51% क्षेत्र पर लगान वसूल किया जाता था रैयतवाड़ी। क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक किस व्यवस्था के अंतर्गत लगान वसूल किया जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान वसूल किया जाता था लगभग 51%। और इसका मालिक कौन होता था? तो किसान होता था खुद। इसका कारण क्या क्या था?
तो अधिकांश क्षेत्रों में निर्धारित मालगुजारी अधिक होना समाप्त कर दिया गया। सरकार द्वारा असमय मालगुजारी बढ़ाना, फसल के नष्ट होने के बाद भी मालगुजारी देना, जिसके कारण ये समाप्त हो गया था। आगे हम लोग देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, सबसे पहले जाने महाल का जो अर्थ होता है जागीर होता है अथवा गांव होता है। महाल का अर्थ क्या होता है? जागीर अथवा गांव होता है। तो सामूहिक रूप से गांव या महाल का भूस्वामी होने का दावा करते हैं महालवाड़ी। तो ये जो क्षेत्र में फैला हुआ था गंगा के दोआब क्षेत्र में था। कहाँ था? तो गंगा के दोआब, पश्चिमोत्तर प्रांत में था, पश्चिमोत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में भी ये चीज़ महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। इसका जो श्रेय दिया जाता है हॉल्ट मैकेंजी को दिया जाता है और ये 1819 ईस्वी में लगाया था। 1822 के अधिनियम और 7 द्वारा लागू किया गया था। इसमें गांव जो होता था मेन गांव को सौंप दिया जाता था भूस्वामी, मुखिया होता था, गांव के मुखिया जो होता था उसको भूस्वामी का मालिक बना दिया गया था। मालवाड़ी व्यवस्था से 2 व्यक्ति और पूछताछ जुड़ा हुआ है। तो एक का नाम है मार्टिन बर्ड, क्या नाम है? मार्टिन बर्ड, और दूसरा का नाम है जेम्स टॉम्पसन, जेम्स टॉम्पसन, दूसरा का नाम है जेम्स टॉम्पसन। ये लगभग 30% क्षेत्रों पर लगान वसूल किया जाता था। 30% क्षेत्रों पर लगान वसूल किया जाता था। हम लोग अस्थाई बंदोबस्त किए, रैयतवारी बंदोबस्त किए, मालवाड़ी बंदोबस्त किए। उसके बाद धन निकास का सिद्धांत करेंगे हम लोग कि किसने दिया था, और उसके बाद हम लोग घटना चक्र से MCQs लगाएंगे इस टॉपिक से संबंधित, जो विभिन्न PCSC एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, भारत के निर्यात से ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। जब भारत ब्रिटेन में निर्यात करता था तो भारत पर बिल्कुल शुल्क, लेकिन वही ब्रिटेन वाला भारत में आता था तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। देखिए, धन के बहिर्गमन यानी अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा, तात्पर्य है कि भारत में धन संपत्ति व माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक और भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। देखिए, धन के बहिर्गमन अपवाह, ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा कहता है कि भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड भेजा जाता था, जिसके द्वारा भारत का कोई फायदा होता था, ना ही आर्थिक फायदा होता था उससे, ना ही वाणिज्यिक फायदा होता था और ना ही भौतिक फायदा होता था। जिसके कारण एकमात्र व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ने धन निकास सिद्धांत का जानकारी दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इससे जुड़े हुए थे रमेश चंद्र दत्त व्यक्ति भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखा था इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि धन निकास सिद्धांत का स्वीकार किया गया था किस अधिवेशन के समय में? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में दादा भाई नौरोजी के समय में। तो इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ बोला जाता है, मैन बोला जाता है, सॉरी, ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि धन का बहिर्गमन कहाँ पे, बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला रहा था। धन बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे।
ऐसा कौन व्यक्ति थे जो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे? तो सर सैयद अहमद खां। और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता में बने रहने ही संभव मानते थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत का विश्वास नहीं करते थे। किस सिद्धांत का विश्वास नहीं करते थे? तो उत्सारण सिद्धांत का विश्वास नहीं करते थे। अब देखिए, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत, वो भी दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी। अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत पुस्तक इकोनॉमी ड्रेन थ्योरी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। दादा भाई नौरोजी ने WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया 1865 में। कब किया गया था? 1865 में। इन्होंने पहली बार 1892 में लिबरल पार्टी यानी उदारवादी पार्टी से टिकट लड़कर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो चलिए आज हम थ्योरी पढ़ें, इससे संबंधित हम लोग MCQs बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज के संगठक थी? देखिए, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि था। तो बिल्कुल सही, होम चार्जेज निधि ऐसा था जो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। दूसरा कहता है कि भारत में कार्यरत कर अंग्रेज कर्मचारियों का वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी होम चार्जेज। तो ये भी सही है। तीसरा कहता, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। तो बिल्कुल गलत, ये नहीं था। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन कि इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो इंपीरियल प्रेफरेंस का जो प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दिए गई विशेष रियायतों के लिए प्रयोग किया जाता था। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, आप लोग को बता दिए हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था बताइए आप लोग। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कि जो अमीर वर्ग का लोग था भू संपत्ति में निवेश करने के लिए अधिक वैल्यू उन लोग को दिया जाता था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1999 में, यानी अमीर वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख जो पण्य पदार्थ था क्या क्या था? बंगाल से हम लोग क्या क्या निर्यात करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तो कपास तो निर्यात होता था कि नहीं? बिल्कुल होता था। तो यहाँ पे ये कपास है, लेकिन तिलहन होता था? नहीं होता था। अफीम होता था? तो बिल्कुल होता था। तो यहाँ पे से तो क्वेश्चन छट जाता है। आगे हम लोग देखेंगे चीनी, नमक, जस्ता, ये तो बिल्कुल नहीं होता था। तांबा, सोना, चांदी, मसाला होता था, चाय होता था। अब देखिए चौथा ऑप्शन कहता है कि कपास, रेशम, सोरा बिहार से होता था, इम्पोर्टेड उत्पादन, अफीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए, ये बताएं इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था? UPPCS में पूछा हुआ है। तो बताइए आप लोग, इस्तेमारी बंदोबस्त तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब लागू किया गया था? 1793 में। कहाँ लागू किया गया था? तो बिहार,
उड़ीसा, अवध, बंगाल, ये सारी क्षेत्रों में लागू किया गया था। कितना % क्षेत्र पर लागू किया गया था? तो 19%। 19% क्षेत्र पर लागू। इसको हम लोग इस्तमरारी भी बोलते हैं, अस्थाई भी बोलते हैं, मालगुजारी भी बोलते हैं और विश्वेदारी भी बोलते हैं। विश्वेदारी इंपोर्टेड कर लीजिएगा। देखिए 19% क्षेत्र पर लागू किया जाता था। 10/11 भाग कंपनी को देता था और 1/11 भाग खुद रखता था। आगे देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो बताए थे कि अस्थाई बंदोबस्त का जो मालिक होता था कौन होता था? तो जमींदार होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के मालिक कौन होता था? तो किसान होता था। ठीक है, और महलवाड़ी व्यवस्था का मालिक कौन होता था? तो मुखिया होता था, मुखिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ। बार बार यही क्वेश्चन है। भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब लागू किया गया था ये बता दिए हैं, आप लोग बताते जाइए जल्दी जल्दी। 1793 में। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। कानूनी विवादों के प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? तो रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ये बिल्कुल नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये भी सही बात नहीं था। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशलता बनाना, जी नहीं। इसका जो कथन होगा ABC कथनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? बताए थे रैयतवाड़ी मद्रास के, ठीक है, 12 मीरा करके जिला है, वहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिला लगभग 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था। कर्नल रीड और मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्रमशः शुरू होता था। स्थायी कहाँ से? देखिए ऑप्शन के अनुसार बिहार है, बंगाल है, तो बिल्कुल है, तो बंगाल है। और रैयतवाड़ी कहाँ से? तो मद्रास से। तो स्थायी बंगाल कहाँ है, मद्रास कहाँ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित। टॉमस मुनरो रीड किससे संबंधित है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। रैयतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो एक तो पश्चिम भारत में भी था और दक्षिण भारत में भी था। ये आप लोग को बताएं, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में भी था, जहाँ से 30% सीधे वसूल किया जाता था। थ्योरी में देखिएगा मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त मुनरो संबंधित है। अब पूछेगा बम्बई में कौन लागू करवाया था? तो एल्फिंस्टन ने लागू करवाया था। एल्फिंस्टन ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। एल्फिंस्टन के द्वारा। देखिए रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ किसके द्वारा? तो मुनरो के द्वारा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो मद्रास में, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार मद्रास और बम्बई दोनों, डी हो जाएगा, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी में भी एल्फिंस्टन के सहयोग से वहाँ पे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग
देखिए, अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था कहाँ पे? तो मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। आगे हम लोग देखेंगे कि रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था रैयतवारी व्यवस्था में, तो बिल्कुल सही दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, तो बिल्कुल। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो तीनों का तीनों कथन सही है रैयतवारी व्यवस्था से। आगे हम लोग देखेंगे वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, रैयतवारी व्यवस्था कहलाता था। बीपीएससी में पूछा हुआ है। देखिए, नीचे दिए कथन जिनमें से एक कथन ए और दूसरे के कारण आर कहा गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, तो बिल्कुल किया था। कारण क्या? इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो इसका नीचे दिए कूट में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1900 में पारित किया गया था। ये पूछा हुआ 63वीं बीपीएससी में। असम में चाय कंपनी की स्थापना 1839-40 में किया गया था। अब देखिए, मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 से। तो देखिए, जजमानी जो है उत्तर भारत में प्रचलित है, 12 बसुल्ट महाराष्ट्र में है, मिरासी तमिलनाडु में है, अडाडे कर्नाटक में है। ये देखिए, बता दिए थे कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर कितना राजस्व खर्च किया जाता था, तो लगभग 40% खर्च किया जाता था। दादा भाई नौरोजी द्वारा अपवाद सिद्धांत क्या है? ड्रेन थ्योरी क्या है? तो देखिए, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। अगला ऑप्शन है कि भारत की राष्ट्रीय संपदा एक भाग है अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया गया जाता था, जिसके बदले भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, ना ही आर्थिक भौतिक राजनीति के कोई लाभ नहीं मिलता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हम लोग थ्योरी में किए हैं। आगे देखेंगे हम लोग धन निकास सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक दोहन सब पता है दादा भाई नौरोजी ने। अब देखिए, यहाँ पे मिलान करना है कौन सही है। देखिए, ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, तो बिल्कुल सही था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, तो बिल्कुल सही। तो ए और आर के दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखिए, भारत के उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, तीनों थे। ये द हिंदू समाचार पत्र के भी संपादक थे। कौन? सी सुब्रमण्यम अय्यर। दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, बताए थे आपको, बताइए। सैयद अहमद खान सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो पुस्तक लिखा गया 1901 में। इंपोर्टेड कर लीजिएगा, 1 में लिखा गया। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। कब? 1901 में। बताइएगा ये क्वेश्चन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने एक दल से टिकट लड़ा था। कौन सा दल? उदारवादी दल था, ठीक है, लिबरल पार्टी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखा था किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी।
यानी अर्थव्यवस्था को खोखला करने। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अनुद्योगीकरण क्या है। तो यह प्रक्रिया 1813 में आरंभ किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को समाप्ति ने इस प्रकार तेजी कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 और दोनों सही है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा। हाँ, कर रहा। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीय में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयां निवारण की आवश्यकता को सर्वोपरि पर जोर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। आप लोग बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे बोला जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत तो सर आर्थर कॉटन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सर आर्थर कॉटन को बोला जाता है दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत।